एक ऐसी जॉब जिसका सपना हर स्टूडेंट देखता है, लेकिन पोस्ट बहुत कम आती है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। इंडिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है और ये आपको चैलेंज करती है। देख, हम लोग बात कर रहे हैं IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की। एक्चुअल में इसका नोटिफिकेशन यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल निकालता है, जिसमें 700 से 1000 तक जो पोस्ट है वो आती हैं। उनमें से 24 कैटेगरी में पोस्टें होती हैं, जैसे IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज, IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एंड इंडियन फॉरेन सर्विसेज, IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, इंडियन रेलवे सर्विसेज एक्सेट्रा। बहुत सारी जॉब्स होती, 24 कैटेगरीज में जॉब्स होती हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो लोग जॉब पसंद करते हैं वो IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है। इसके बाद नंबर 2 पे IPS होता है, इंडियन पुलिस सर्विसेज होती है। इसको लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ये जॉब्स आपको पावर देती है अपने समाज में बदलाव करने का, अपने समाज में कुछ अच्छा करने का। आप एक IAS ऑफिसर बनकर के बहुत सारी सरकारी योजनाएं होती हैं जिनका आप लाभ गरीबों तक पहुंचा सकते हैं। गवर्नमेंट आपको बहुत सारी सुविधाएं देती है। आप बिल्कुल टॉप मोस्ट की, जब आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आप टॉप मोस्ट के 1% लोगों में शामिल हो जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि IAS जो होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जो ऑफिसर बनता है इसका, तो उसकी सैलरी कितनी होती है, उसको कैसे जॉब मिलेगी, उसको कितना पढ़ा होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और उसको कितने अटेम्प्ट मिलते हैं एग्जाम देने के, और मैक्सिमम एज क्या होती है, सारी बातें इसमें जो भी चीजें हैं हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। एक IAS ऑफिसर की जो बेस सैलरी होती है वो 56,100 से लेकर के आपकी 1,32,000 बेस सैलरी होती है। इसमें TA, DA, HRA ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, अलग से इंक्लूड होती हैं। कुल मिला के जब ये इंक्लूड हो जाती है तो सैलरी लगभग दोगुने से भी ज्यादा हो जाती है। अब इसके लिए बात करते हैं, इसके बाद हम लोग एलिजिबिलिटी की कि एक IAS ऑफिसर के पास कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एक IAS ऑफिसर बनने के लिए आपको कौन सी डिग्री की होनी चाहिए आपके पास। तो जो UPSC होता है ये सिर्फ आपसे ग्रेजुएशन की डिग्री मांगता है। ग्रेजुएशन आप BA करते हैं वो भी ग्रेजुएशन है, BCom, BSc, MBBS, BTech, IITians वगैरह भी बहुत ज्यादा ऐसे हैं जो कि IAS का फॉर्म डालते हैं। इसका रीजन है कि आपको पावर से देखता है अपने समाज में बदलाव करने का। अब हम लोग बात करेंगे कि आपको पास एलिजिबिलिटी है तो आप किस उम्र में इस फॉर्म को डाल सकते हैं, आपकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए, और किस उम्र के बाद आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, और आपके पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं, आप कितने बार इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो अगर हम लोग कैटेगरी में 3 मोस्टली हम लोग देखते हैं, जनरल, OBC और SC एंड ST। जो जनरल कैटेगरी का पर्सन होता है उसकी मिनिमम एज सबकी सेम होती है 21 ईयर, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, SC ST कोई भी होगा, उसकी मिनिमम एज 21 ईयर्स है। कम से कम आपको इस परीक्षा में भाग लेने के लिए 21 साल का होना बहुत जरूरी है। अगर आप 21 साल के हैं तभी आप इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। अब मैक्सिमम एज की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी का बंदा होता है, एस्पिरेंट होता है, उसकी मैक्सिमम एज 32 ईयर्स होनी चाहिए और इसके पास 6 अटेम्प्ट्स होंगे। वो 6 टाइम्स आप UPSC की परीक्षा में प्रीलिम्स में भाग ले सकता है। और एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, लोग सोचते हैं हमने 6 टाइम्स फॉर्म भर दिया तो हो गया। फॉर्म भरने से नहीं होता है, आपने 6 टाइम प्रीलिम का एग्जाम दिया है। अगर आप 6 टाइम प्रीलिम जो आप एग्जाम देते हैं वो काउंट होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग फॉर्म भर देते हैं, अगर हमको लगता है हमारी तैयारी नहीं, हम नहीं इसको पास कर पाएंगे तो एग्जाम नहीं देते हैं बच्चे। अगर आप एग्जाम नहीं देंगे प्रीलिम का तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, तो वो एक अटेम्प्ट आपका बच जाता है। इसलिए जब आप प्रीलिम का एग्जाम लिखते हैं तब आपका अटेम्प्ट काउंट होता है। आपके पास जनरल कैटेगरी के हैं तो मैक्सिमम एज 32 ईयर्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट 6 है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं OBC कैंडिडेट की। जो OBC कैंडिडेट होता है उसको 3 इयर्स एंड 3 अटेम्प्ट्स का एक्सटेंशन मिल जाता है। अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो आपके
नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 9 हो जाती हैं और मैक्सिमम एज 35 इयर्स हो जाती है। इसी तरह अगर एससी और एसटी की बात करें तो इसमें 2 इयर्स एज का और एक्सटेंड हो जाता है। तो आपकी एससी या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स हैं तो आपको जो है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो है वो अनलिमिटेड रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम एज 37 इयर्स होगी। आप 37 इयर्स तक 21 इयर्स से 37 इयर्स तक आप एग्जाम लिख सकते हैं। आपको यहाँ अटेम्प्ट्स की कोई परेशानी नहीं है, आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स यूज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं ये यूपीएससी अपनी एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट कराता है। तो यूपीएससी अपना जो एग्जाम है सिविल सर्विसेज का, इसके एक स्पेशल तरीका है, ये 3 पार्ट्स में अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है। सबसे पहले यूपीएससी अपना प्रीलिम का एग्जाम लेता है जिसको हम लोग प्री बोलते हैं। अब आप अगर प्रीलिम पास करते हैं तो प्रीलिम में यूपीएससी छटनी कर लेता है। एक्चुअल में यूपी जो आईएएस का फॉर्म होता है इसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत से बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं, लेकिन सब उतना पढ़ते नहीं। उसमें टॉप लेवल के जो बच्चे होते हैं उनको छांटने के लिए प्रीलिम का एग्जाम होता है। प्रीलिम्स में लगभग 10 लाख बच्चे बैठते हैं। इसमें एग्जाम में यूपीएससी जो टॉप के अच्छे बच्चे होते हैं उनको पास कर देता है और उनको मेंस में भेज देता है, बाकी को हटा देता है। बाकी अपना फिर से नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करके अपना फिर से प्रीलिम्स देते हैं। फिर मेंस की हम लोग बातें, प्रीलिम्स जो होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग राउंड होता है, इसके नंबर्स नहीं काउंट होते हैं। और ये 2 पार्ट में होता है। पेपर फर्स्ट आपका जनरल स्टडीज होता है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और पॉलिटी, बहुत सारे सब्जेक्ट और वर्ल्ड ज्योग्राफी से लेकर के वर्ल्ड का करंट अफेयर्स सब कुछ इंक्लूड रहता है। और पेपर 2 जो होता है वो सीसैट होता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसमें जो है मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन होते हैं, ये सारे क्वेश्चन होते हैं इसमें प्रीलिमिनरी टेस्ट में। जो आपका पेपर सेकंड होता है ये मैक्सिमम 200 मार्क्स का होता है, लेकिन इसको सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। इसको क्वालिफाई आप कर लेंगे तो आपके पेपर फर्स्ट के नंबर जो है इसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनती है प्रीलिम के लिए। आप जब इसमें जितने मैक्सिमम नंबर अटेंड पाते हैं तब आप इसको, अगर इसमें आपकी रैंक बनती है तो आप यहाँ पे पहुंच पाएंगे मेंस में। अब मेंस जो होता है वो 1750 नंबर का पेपर होता है। 1750 नंबर में सबसे पहले लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, ये नंबर काउंट नहीं होते हैं। इसमें लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड, आपकी एक लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश होती है, लैंग्वेज सेकंड आपकी इंडियन लैंग्वेज हिंदी हो सकती है या कोई अदर जो संविधान की 8वीं अनुसूची में दी हुई भाषाएं हैं उनमें से कोई भी एक भाषा आप लोग ले सकते हैं। तो अब ये दोनों में 25% मार्क्स आपको जो है वो लाने होते हैं। 300 नंबर का पेपर होता है तो लगभग आपका बनता है जाके 75 नंबर। आप 300 में से 75 नंबर आप लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड में लाएंगे तो इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। और ये नंबर्स आपके जोड़ने वाले नहीं है, नंबर ये वाले होते हैं। ऐसे 250 नंबर्स का होता है। जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, ये जीएस थर्ड, जीएस फोर्थ, ये सारे 250 नंबर्स के होते हैं। 1000 नंबर का आपका जीएस हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करें ऑप्शनल सब्जेक्ट की, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट फर्स्ट एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट सेकंड, ये 500 मार्क्स के डाइट 250 ये 500 हो जाते हैं। और इसके बाद 250 ये हो जाते हैं। टोटल नंबर हमारे पास 750 हो जाते हैं, सॉरी 1750 टोटल नंबर्स हमारे पास हो जाते हैं। इसके बाद अगर आप इस मेंस से अच्छा करते हैं तो आपके लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू 275 मार्क्स का होता है। इसमें आप जो नंबर गेन करते हैं, ये वाले नंबर और ये वाले नंबर मिलाकर 2025 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। और अगर आप इसमें से नियर अबाउट 1100 मार्क्स भी पा जाते हैं तो आप टॉपर लिस्ट में आ जाएंगे, क्योंकि कि इस परीक्षा में देखा गया है पिछले सालों में कि जो 50 से 55% के करीब नंबर पाए वही लोग टॉप किए हुए हैं। तो ये परीक्षा में आपको पढ़ना है, आपके पास बहुत सा ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है, लेकिन जब आप इसको क्लियर कर लेते हैं तो सबसे अच्छी जॉब्स भी ये आपको प्रोवाइड कराता है। और अगर इससे संबंधित किसी भी तरह की कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। ओके।